हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंटरफेज का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेज मीन्स प्रिपरेटरी फेज। और भी इसके नाम है रेस्टिंग फेज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, एनर्जी फेज। ये सारे नाम हैं इंटरफेज के। और इंटरफेज मेन फेज होता है सेल साइकिल का, क्योंकि सेल इस समय अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है एक्चुअल डिवीजन के लिए। क्लियर? और अप्रॉक्स 95% जो टाइम है टोटल सेल साइकिल का, वो इंटरफेज कंज्यूम कर जाता है। और इंटरफेज को 3 मेन सब फेजेज में डिवाइड किया गया है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो सेल साइकिल एक साइक्लिक स्टेप है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं जरा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से ये ओके, तो ये हो गया हमारा एम फेज। और इसके बाद ये हो गया G1 फेज। G1 ये हो गया इस तरह से S फेज। और ये हो गया हमारा G2 फेज। दिस इज द M फेज। क्लियर? तो इस तरह से G1, S और G2 M फेज। तो इस तरह से ये लोग हम लोग जो देख रहे हैं यहां से, ये पूरा जो साइकिल है G1 से लेकर के G2 तक, तो ये हो गया हमारा इंटरफेज। दिस इज द इंटरफेज। और ये हो जाएगा हमारा एम फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज, ये वाला। तो एम फेज है ये माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ था। इसमें कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म था। तो एम फेज को 2 फेज में बांट दिया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस को जो है कि 4 सब फेजेस में डिवाइड किया गया। इस तरह से ये हो गया हमारा प्रोफेज, ये मेटाफेज, और इस तरह से ये एनाफेज, और ये टीलोफेज, और लास्ट का ये हो जाएगा हमारा साइटोकाइनेसिस। क्लियर? सो दिस इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द इंटरफेज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे G1 फेज के बारे में। G1 फेज, G1 फेज को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट गैप फेज। ठीक है, या फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग जो है कि पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के भी नाम से जानते हैं इसको हम लोग। क्लियर? तो इस समय देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द G1 फेज। देखिए, G1 फेज में वो सारे इवेंट्स होंगे, एक्टिविटी होगा जो S फेज के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर? और G2 फेज में वो सारे एक्टिविटी होंगे जो M फेज के लिए रिक्वायर्ड है। किस फेज के लिए? M फेज के लिए, एक्चुअल डिवीजन फेज के लिए जो रिक्वायर्ड है इवेंट्स, चेंजेस, वो सारे G2 में होंगे। और S के लिए जो रिक्वायर्ड इवेंट्स है
वो जीवन में होंगे। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्लियर? मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल। तो डीएनए के अमाउंट को डबल करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए सर्टेन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जीवन फेज में जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। किसका सिंथेसिस? प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए आरएनए। ठीक है? तो यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस भी इंक्रीज कर जाएगा। 3 टाइप्स के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये तीनों तरह के आरएनए का सिंथेसिस बढ़ जाएगा और जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर का प्रोटीन होगा जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि टोपो आइसोमरेज है, हेलिकेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, ये सारे एंजाइम्स बनेंगे ड्यूरिंग द जीवन फेज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अब डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, जैसे कि पेंटोज शुगर चाहिए, नाइट्रोजन बेसिस चाहिए, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और फास्फोरिक एसिड चाहिए। ठीक है? तो इनका भी अकोमुलेशन, स्टोरेज बढ़ेगा, सिंथेसिस बढ़ेगा सेल के अंदर। ठीक है? तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस आल्सो इंक्रीज। क्लियर? इस समय एटीपी का, ये सारे प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है, तो एटीपी का सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा इस समय। ठीक है? और जब एटीपी का सिंथेसिस बढ़ेगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड का अकोमुलेशन होगा, सिंथेसिस होगा, आरएनए का सिंथेसिस बढ़ेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो जो साइज है सेल का वो बढ़ जाएगा, मतलब सेल ग्रो, सेल साइज इंक्रीजेस। तो यहां पे सेल ग्रो करेगा, मतलब सेल ग्रोथ होगा और सेल साइज इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? और सेल इसी फेज में डिसाइड टू डिवाइड। ठीक है? तो यहां पे सेल डिसाइड टू डिवाइड, सेल डिसाइड करेगा कि उसको डिवाइड होना है। तो ये सारे इवेंट्स, चेंजेस सेल के अंदर होंगे। ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या? आरएनए सिंथेसिस। और प्रोटीन किस नेचर के? एंजाइमेटिक नेचर के, रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये सभी। रॉ मटेरियल फॉर डीएनए सिंथेसिस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड, इनका अमाउंट बढ़ेगा, एटीपी सिंथेसिस बढ़ेगा, सेल ग्रो कर जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा। तो ये सारे इवेंट्स होंगे जीवन फेज में। और जीवन फेज लगभग में 30 to 40% टाइम कंज्यूम करता है 95% ऑफ द इंटरफेज का। क्लियर? टोटल सेल साइकिल का। अब हम लोग देखते हैं कि एस फेज में क्या होगा। ठीक है? तो एस फेज देखिए, एस फेज को बोलते हैं हम लोग डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस फेज। और ये फेज कब हो रहा है? जीवन के बाद हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? पोस्ट जीवन फेज। और कब हो रहा है? G2 से पहले हो रहा है, तो प्री G2 फेज के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है? तो इसका एस फेज मतलब डीएनए सिंथेसिस फेज। इस फेज में क्या क्या इवेंट्स होगा? तो यहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और डीएनए इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होगा। क्लियर? तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन जीवन फेज।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही रहेगा जितना G1 फेज में था, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। ठीक है, करने का मतलब यहाँ पे है 2n इक्वल टू 4c हो जाएगा। क्लियर? ओके, फिर यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए और डीएनए चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस बढ़ जाएगा इस फेज में। क्लियर? न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के लिए। और जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी क्या करेगा? स्प्लिट कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, स्प्लिट और डिवाइड। ठीक है, कहां पे? इन एनिमल सेल, एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल का स्प्लिटिंग या डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कब? एस फेज में। क्लियर? तो ये 3 इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस, amount of DNA become double, but the number of chromosome remains same as in the G1 phase. Histone protein formation occurs required for the nucleosome formation, and in animal cell centriole split or divide. तो ये 3 इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द एस फेज। क्लियर? तो इस तरह से ये दूसरा फेज हो गया। और तीसरा फेज है हमारा, थर्ड फेज, G2 फेज। तो G2 फेज में क्या क्या होने वाला है? तो G2 फेज में वो सारे इवेंट्स होंगे जो रिक्वायर्ड है एक्चुअल सेल डिवीजन के लिए, माइटोटिक डिवीजन के लिए। क्लियर? तो यहां पे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? और जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, सब के सब क्या हो जाएंगे? डबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, स्फेरोसोम, सेंट्रोसोम, इन सबका नंबर क्या करेगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनना है। तो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल बिकम डबल इस फेज में होगा। और यहां पे फिर से आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज करेगा। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आरएनए चाहिए। तो अगेन एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का अमाउंट इंक्रीज करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगा यहाँ पे। और खास करके यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ओके, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन। और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे G2 फेज में। क्लियर? और एटीपी का, एटीपी का सिंथेसिस एंड स्टोरेज, स्टोरेज, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी आल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये सारे क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। तो एटीपी का सिंथेसिस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। 1 क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट से पोल की तरफ मूव करने के लिए 30 एटीपी, अप्रॉक्स 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मूवमेंट ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट टू पोल। कितना एटीपी चाहिए? रिक्वायर्ड अप्रॉक्स 30 एटीपी, 30 एटीपी चाहिए, एटीपी। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो एटीपी का सिंथेसिस एंड स्टोरेज बढ़ जाएगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए आरएनए चाहिए, उसका सिंथेसिस बढ़ेगा, सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म का अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स होंगे G2 फेज में। क्लियर? तो इस तरह से G1, S और G2 फेज है। इसके बाद M फेज आएगा। तो M फेज में एक्चुअल डिवीजन होगा, जिसमें M फेज में हमने लिखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस होगा, और सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। क्लियर? तो इस तरह से अगर यहां से सिंगल पेरेंट सेल स्टार्ट हुआ है तो यहां पे आकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये दोनों डॉटर सेल कैसे रहेंगे? 2n डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड सेल रहेंगे, क्योंकि इनका पेरेंट सेल भी कैसा है? 2n है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो रहा है। क्लियर? तो ये सारे इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द इंटरफेज। तो एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। देखिए, G1 फेज को हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट गैप फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज, या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। और पूरे सेल साइकिल का ये कितना 30 to 40%, मतलब इंटरफेज का 30 to 40% टाइम कंज्यूम करता है। इस फेज में क्या होगा? सेल डिसाइड टू डिवाइड, सेल डिसाइड करेगा कि उसको डिवाइड होना है, और इस फेज में वो सारे इवेंट्स होंगे जो एस फेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस बढ़ेगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, और प्रोटीन सिंथेसिस कैसा? एंजाइमेटिक नेचर के प्रोटीन जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये सभी एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। डीएनए फॉर्मेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, फास्फोरिक एसिड, इनका सिंथेसिस बढ़ेगा। ये पूरा प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है, तो एटीपी सिंथेसिस बढ़ जाएगा। इसके रिजल्टेंट जो सेल का साइज है वो बढ़ जाएगा, मतलब सेल ग्रोथ होगा, सेल साइज बढ़ेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन होगा इस समय। क्लियर? तो ये सारे इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द G1 फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा पर सेल, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन द G1 फेज, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2n = 4c। और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ेगा, रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, और एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल है वो स्प्लिट कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स होंगे एस फेज में। G2 फेज में वो सारे इवेंट्स होंगे जो M फेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सब डबल होंगे, आरएनए का सिंथेसिस बढ़ेगा, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का फॉर्मेशन, और एटीपी का फॉर्मेशन एंड स्टोरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि वन क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट टू पोल 30 एटीपी रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटीपी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और चेकिंग फॉर द डैमेज डीएनए है ना, तो यहाँ पे डैमेज्ड डीएनए जो है उसका चेकिंग होगा। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द G2 फेज। फिर इसके बाद एक्चुअल सेल डिवीजन आएगा, दैट इज अप्रॉक्स 5% टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल कंज्यूम करेगा, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर?